हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म कुछ पढ़ी थी, जैसे कि पीपीएम, मोलैलिटी, मोलरिटी, ईटीसी। काफी सारी उसमें कंसंट्रेशन टर्म थी और उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये हमारी सेकंड वीडियो है और इसमें हम सॉल्युबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हैं? आपको क्या समझ में आता है सॉल्युबिलिटी से? देखिए, सॉल्युबिलिटी में दो वर्ड छिपे हुए हैं। कौन कौन से? एक सॉल्यूबल, दूसरा एबिलिटी। एक सॉल्यूबल, दूसरा एबिलिटी। सॉल्यूबल क्या होता है? सॉल्यूबल होता है किसी चीज को किसी चीज में घुलना। ये हमारा सॉल्यूबल होता है। और एबिलिटी क्या होता है? क्षमता। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप सबको पता होगा, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट हमारे ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है और सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में होता है। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करता हूं। द solubility of a substance, it is maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent। जैसे कि मैंने लाइक एक व्हीकल लिया और उसमें मैंने 500 ml 500 ml पानी लिया और 10 ग्राम मैंने चीनी ली, उसको डिसॉल्व किया। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी है। तो इस एग्जांपल हमारा सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा अमाउंट में क्या है? वाटर। और सॉल्यूट क्या है हमारा? मतलब स्पेसिफाइड वो सब्सटेंस क्या है, अमाउंट क्या है? शुगर है। ठीक है, तो इसमें डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व होना, इसी प्रोसेस को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हम देखते हैं। बताओ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो पहला इसका जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर। नेचर सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, the strong attraction between solute and solvent molecules, the maximum will be this solubility। तो आप इतना याद रखना कि कौन कौन से फैक्टर है। पहला फैक्टर इसका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। सेकंड फैक्टर क्या है? द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सॉल्यूट। Larger molecules are more difficult to dissolve in solvents, whereas the smaller molecules dissolve quickly and are more soluble। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफिकल्ट, मतलब उनको डिसॉल्व होने में थोड़ा दिक्कत होती है सॉल्वेंट्स में, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में। तीसरा फैक्टर क्या है? पोलैरिटी। Polar solvents may having bonds with different electronegativities like water, ethanol, and formaldehyde dissolve polar solutes, whereas non-polar solvents having bonds with similar electronegativities like pyridine, toluene, and hexane dissolve non-polar solutes। और इसका नेक्स्ट फैक्टर है वो टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमारा इंक्रीज होगी। जैसे कि वो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था बीकर वाला। अगर उस बीकर को मैं गैस के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रख देता हूँ और उसमें फ्लेम ऑन करता हूँ, चला देता हूँ, ठीक है, तो जो चीनी थी, वो शुगर थी, डिसॉल्व हो रही थी, तो वो जल्दी डिसॉल्व होगी। क्यों डिसॉल्व होगी? क्योंकि मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइज कर दिया। टेम्परेचर मैंने राइज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो सॉल्युबिलिटी हमारे बढ़ जाएगी। और लास्ट फैक्टर क्या है? प्रेशर। राइज इन प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। अगर हम प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब एक बात समझिए, अगर हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम करें हम सॉल्यूशन के, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन हमारा क्या है? डिसॉल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर अ सॉल्यूट इन अ गैसियस लिक्विड और सॉलिड फेज dissolves in a solvent to a form a solution। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल वे में। ये हमारा सॉल्यूट है प्लस तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये तो हमारा ये हमारा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर वाला। ठीक है। और ये हमारा बैकवर्ड। अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल सॉल्यूशन, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिसॉल्यूशन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सॉल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर अ सॉल्यूट इन अ गैसियस लिक्विड और सॉलिड फेज dissolves in a solvent to a form a solution। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ crystals। This method is mainly employed for a separation of a solid in pure form the solution। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था बीकर वाला। ठीक है। तो जब बीकर में हम शुगर डिसॉल्व करेंगे, तो वो कुछ शुगर होगी जो डिसॉल्व भी होगी और कुछ होगी जो कि क्रिस्टल करके शुगर का जो शुगर कंपाउंड है वो बढ़ाएगी, अमाउंट के बढ़ाएगी भी। किस कैसे बढ़ाएगी? जो क्रिस्टल उस पर अटैक करके। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड, सेपरेट करती है सॉलिड कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। दिस मेथड इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन प्योर फॉर्म द सॉल्यूशन। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एग्जांपल की मदद से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने इसी में जो ऊपर एग्जांपल लिया था शुगर और वो बीकर वाला, उस बीकर में मैंने सबसे पहले 500 ml वाटर लिया था और 10 ग्राम शुगर ली थी। मैंने डिजोल्व की, वो आराम से डिजोल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। फिर मैंने जो 10 ग्राम सॉल्यूशन वो शुगर थी उसको मैंने थोड़ा अमाउंट बढ़ा के 50 ग्राम कर दिया, और 500 ml हमारा वाटर है, तो भी इजीली शुगर हो गई। ऐसे मैं शुगर को बढ़ाता जाऊंगा, शुगर का अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा और इसमें डिजोल्व करता जाऊंगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें जो वाटर था 500 ml, उसमें जो शुगर थी, शुगर का अमाउंट, शुगर उसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। अगर हम केमिकली वैसे देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल से, तो वो डिजोल्व तो हो रही है, लेकिन हमको लग रहा है डिजोल्व नहीं हो रही है। तो जिस कंडीशन पे हमको ये लगता है कि शुगर मतलब कि जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व होना बंद हो गया है, उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी में ये यही 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 इसमें लिखा है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है इन विच
the dissolved substance is in dynamic equilibrium with its undissolved form, which means there are equal amounts of solute and solvent. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जब तक वो शुगर उसमें घुल रही थी, उस कंडीशन को उस तब तक घुल रही थी, तब तक को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब घुलना बंद हो गई तो बोलेंगे सैचुरेटेड, और जब तक घुल रही थी उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर ग्रेडियंट। आप इसको रीड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, अब क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। और दोस्तों ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे एक्वेटिक जो जीव होते हैं, हमारे पानी में रहते हैं, वो किसकी मदद से जिंदा रहते हैं? वो इसी की मदद से जिंदा रहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्योंकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में जो गैस होती है, उसी की मदद से वो सर्वाइव करती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, जब कोई गैस गैस क्या हमारी O2 ऑक्सीजन हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, वो किस में डिजोल्व है? लिक्विड में डिजोल्व है, तब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? नेचर होता है, नेचर कैसा है उसका, नेचर इन लिक्विड, जैसे नेचर इन गैस, नेचर इन लिक्विड। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये हमारे इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इसके बाद हमारे एक इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ आता है। इसकी डेफिनेशन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आती है, 2 नंबर में सीधे डायरेक्ट पूछते हैं। तो हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, ये हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन से फॉर्मूला सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसका, ये माना। तो आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको हेनरी लॉ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, तो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो टेस्ट आता है वो क्यों आता है? आप सबको पता होगा क्यों आता है, CO2 की वजह से। CO2 की वजह से उसमें टेस्ट आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिजोल्व होता है CO2। आप सबको यही पता होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसमें गैस होती है, वो बाहर वाले प्रेशर, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होती है, जो बोतल में जो गैस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें ज्यादा गैस डिजोल्व हो सके। अगर हम उस बोतल को ओपन करें, खोलें, तो जो हमारी उसके अंदर वाली जो गैस होगी वो कहाँ फ्लो करेगी? बाहर करेगी। क्यों? गैस हमेशा फ्लो कहाँ करती है? हायर टू लोअर, मतलब लोअर कहाँ है? बाहर, एटमोसफेयर में। और हायर का अंदर, तो अंदर से लेके अंदर से बाहर वो फ्लो करेगी। और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या बढ़ेगी? अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। अगर हम एनसीईआरटी के बिहाफ से अगर हम इसको देखेंगे, तो एनसीईआरटी में हमें 2 बीकर दिए हुए हैं, और दोनों बीकर में, सॉरी, पहले बीकर में हमें ऊपर गैस दी हुई है और नीचे कुछ पार्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक वेट लगा दिया गया है। और दूसरे डायग्राम में, मतलब दूसरे उसमें डायग्राम में हमें ये दिखाया गया है कि अगर हम उस वेट को बढ़ा दें और उसको दबाएं, तो हमारी जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? उसमें प्रेशर क्या होगा? जो गैस होंगे वो उसमें मतलब कि ज्यादा पास आएंगी, प्रेशर हमारा उसमें बढ़ जाएगा। तो हमारे उससे तो हमारे प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसी यही हमारी इसी डेफिनेशन में कहा गया है कि दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन, इसमें हम मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स solubility, then partial pressure of a gas P kh into हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है?
मोल फ्रैक्शन का प्रेशर हमारा डायरेक्टली डायरेक्टली वो सॉरी प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन के। अगर हम डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा P इक्वल के एच इंटू एक्स। तो हमारा ये के क्या है, ये के हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट, और एक्स का एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन है, तो P हमारा प्रेशर है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ दोबारा। P हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स, एक्स क्या हमारा मोल फ्रैक्शन है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, P इक्वल के एच इंटू एक्स। के एच क्या है हमारा, इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फर्स्ट, kh is a function to the nature of a gas means that different gases have different kh value। डिफरेंट गैस पे डिफरेंट kh वैल्यू होगी। सेकंड पॉइंट क्या, हायर द वैल्यू ऑफ kh। अगर kh की वैल्यू हायर है तो लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लो होगी। क्यों होगी, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे kh क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/x के। आई होप आपको ये मोल फ्लैग वो सॉरी हेनरी लॉ समझ में आया होगा। ये इसका फॉर्मूला है, kh हमारा क्या है, इसमें हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यूनिट ऑफ केएच। केएच की वैल्यू क्या, केएच हमारा क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। क्या होती है इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम पर टॉर। केएच इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केएच क्या, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x इक्वल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x मीन्स that solubility of a gas increase with decrease of temperature. Due to above reason, O2 is getting more dissolved in cold water than in warm water, so aquatic species are more comfortable in cold water than warm water। इसका मतलब क्या है, जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, जो मतलब पानी में रहती हैं, वो मोर कंफर्टेबल कहाँ महसूस करती हैं, कहाँ करती हैं, कोल्ड वाटर में। वार्म वाटर में, गर्म पानी में वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि जो कोल्ड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन O2 क्या होता है, मोर डिजोल्व होता है, और वार्म वाटर में हमारा ऑक्सीजन कम डिजोल्व होता है। तो आप सबको पता है, जब स्पीसीज कहाँ कंफर्टेबल करेंगे, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा कहां पर होगा, कोल्ड वाटर में। तो एक ये हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं वो मोर कंफर्टेबल महसूस कहां पर करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन भी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली एप्लीकेशन पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज इन सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, उनकी क्या प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। इसकी वजह से जब वो हम उसको खोलते हैं तो प्रेशर हायर टू लोअर फ्लो करता है और अंदर से बाहर जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड एप्लीकेशन है, एट हायर एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। लो ब्लड ऑक्सीजन causes climber to become weak and unable to think clearly। Symptoms of a condition known as anoxia। ये एनोक्सिया वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि एनोक्सिया क्या है। एनोक्सिया वो कंडीशन है, जैसे कि जो क्लाइंबर्स होते हैं जो पहाड़ों पे चलते हैं, वो आपने देखा होगा पीछे सिलेंडर लगा के जाते हैं ऑक्सीजन का। क्यों, जब वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो उस पे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर भी ज्यादा है और हमारा ऑक्सीजन भी ज्यादा है। ठीक है, जब वो ऊपर बढ़ेंगे, पहाड़ के ऊपर चलेंगे, तो हमारा वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो हमारा ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होगा तो वो सोचने की क्षमता और उनमें वीकनेस जैसी महसूस करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। किस कंडीशन को, कि हम अनेबल टू थिंक, कुछ सोच नहीं पाए, बिकम अ वीक, वीक फील हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। आई होप आप सबको एनोक्सिया समझ में आया होगा। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है शायद आपको यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी, हेनरी लॉ पढ़ा, और दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।